बीए पार्ट फर्स्ट के पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत आदिकाल के से संबंधित जो विभिन्न अध्याय और प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से और आदिकाल को समझने के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, उनमें एक है आदिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य का आदिकाल एक विवादग्रस्त काल है और इस काल के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनते हैं या जो टॉपिक इस आदिकाल के हैं वो हिंदी साहित्य के इसलिए विवादग्रस्त प्रश्नों में हैं क्योंकि यह हमारा शुरुआती हिंदी साहित्य का काल है। इस कारण से इसका सीमांकन, काल विभाजन, इसका नामकरण, इस काल की प्रवृत्तियाँ, इन सब पर विद्वानों की एक राय नहीं है। और यह जो प्रश्न है यह नामकरण पर भी लागू होता है। इस काल के नामकरण पर चर्चा करने से पहले हम इस तथ्य को समझ लें कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जो भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता आदि से संबंधित जो हमें कुछ कविवृत्त संग्रह मिलते हैं, उसमें न तो काल विभाजन और न ही कोई नामकरण की ओर कोई दृष्टि इन कवियों की गई थी। इन ग्रंथों में नामकरण से संबंधित किसी प्रकार का कोई उत्तर हमें नहीं मिलता है। आधुनिक काल में जो फ्रांस के विद्वान गारसद तासी ने जो हिंदी का पहला इतिहास लिखा था, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी और उर्दू के उन्होंने 738 कवियों का वृत्त संग्रहित किया था, जिसमें उन्होंने काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई प्रयास नहीं किया। ताशी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ए शोराई हिंदी नामक एक इतिहास लिखा, जिसमें पहली बार कालक्रम का तो प्रयास किया गया किंतु नामकरण की ओर इसमें भी कोई चेष्टा नहीं की गई। हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय देने वाले जो कवि थे ठाकुर शिव सिंह, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने अकारादि क्रम को अपनाया और ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के कारण उन्होंने भी कोई काल विभाजन नामकरण की समस्या की ओर ध्यान अधिक नहीं दे पाए। वस्तुतः काल विभाजन करने वाले जो पहले व्यक्ति थे या नामकरण करने वाले जो प्रथम इतिहासकार हैं वे जॉर्ज ग्रियर्सन ही हैं और उन्होंने इसका नाम पहली बार इसका चारण काल नाम दिया, जो वर्तमान समय में बिल्कुल अनुपयुक्त हो गया है। इस काल का समय वे 643 ईस्वी तक पीछे ले गए, किंतु उस समय किसी भी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का वे उल्लेख नहीं कर पाए। वस्तुतः इस प्रकार की रचनाएं हमें 1000 ईस्वी तक तो मिलती ही नहीं हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन के पश्चात मिस्र बंधुओं ने जो उनका मिस्र बंधु विनोद नाम से जो इतिहास है, उसमें 643 ईस्वी से 1378 ईस्वी तक से संबंधित जो उन्होंने हिंदी के प्रारंभिक काल की जो चर्चा की है, उसमें उन्होंने इसका नाम भी प्रारंभिक काल ही दिया है। कुछ जगह पर वे आदिकाल से नाम से भी संबोधित करते हैं, जो एक सामान्य संज्ञा के रूप में आया है। उसके पीछे किसी प्रवृत्ति या कोई आदि का कोई आधार नहीं है। मिस्र बंधु विनोद में प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को उन्होंने अवश्य ध्यान में रखा, इसलिए उनके अध्यायों के अंतर्गत जो भी नाम आए हैं आदिकाल से संबंधित, जैसे पूर्व प्रारंभिक हिंदी, चंद पूर्व की हिंदी, उत्तर आरंभिक हिंदी, ये नाम इस तथ्य को बताते हैं कि उन्होंने इस काल का प्रारंभिक काल नाम देना उचित समझा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना था, जो सामान्य रूप से विक्रम संवत के रूप में 1050 से 1375 ईस्वी तक माना जाता है।
वे इस कालविधि में वीर गाथाओं की रचना की जो प्रवृत्ति है उसको ही वे प्रधान मानकर चले और इस आधार पर उन्होंने इसका नाम वीर गाथा काल नाम दिया था। किंतु इस तथ्य को हम पहले समझ लें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले मिस्र बंधुओं के इतिहास के पश्चात जो थोड़ा बहुत हमें नामकरण मिलता है वे गौण रूप में ही हमारे सामने आए हैं। आचार्य शुक्ल के द्वारा जो प्रतिपादित अनेक रासोपरक ग्रंथ थे, जैसे बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंग जस चंद्रिका, परमाल रासो, इस आधार पर शुक्ल जी ने वीर गाथा से संबंधित इन ग्रंथों के आधार पर इसका नाम वीर गाथा काल दिया था। निसंदेह शुक्ल जी की जो दृष्टि है उसके अंतर्गत हम यदि देखें तो आचार्य शुक्ल के ही शब्दों में यदि हम कहें तो वह इस प्रकार है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक या योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। मुंज और भोज के समय जो संवत 1050 के लगभग में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना के किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं इन दो में मिलती है और इस अनिर्दिष्ट कोल लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की एक प्रवृत्ति विशेष प्रवृत्ति के रूप में हम बंधते हुए पाते हैं और वे हैं राजाश्रित कवि। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते हैं। यही प्रबंध गावे रासों के नाम से पाई जाती है और इसी को लक्ष्य करके हमने इसका वीर गाथा काल नाम दिया है। शुक्ल जी ने जो यह नाम वीर गाथा काल दिया है उसमें 2-3 तथ्यों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो उन्होंने आदिकाल की जो परंपरा है उसमें उन्होंने धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर आदि सभी की चर्चा की है, किंतु बाद में वीर प्रधान ग्रंथों के कारण से इसका नाम वीर गाथा काल रखा। पहली बात तो यह है कि इस नामकरण को देने से स्वयं शुक्ल जी का जो दिया गया आधार है धर्म, नीति, श्रृंगार वह उपेक्षित हो जाता है। और दूसरे कि शुक्ल जी के द्वारा उल्लेखित जितने भी रासो ग्रंथों के उन्होंने उल्लेख किया है जैसे बिसलदेव, खुमान या पृथ्वीराज रासो या आदि, वे अधिकांश ग्रंथ या तो परवर्ती युग में रचित सिद्ध हुए या कुछ अप्रमाणिक माने जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए खुमान रासो, परमाल रासो हैं तो वे आदिकाल या हम जिसको वीर गाथा काल नाम दिया है शुक्ल जी ने उसके बाद के हैं। और दूसरा जैसे पृथ्वीराज रासो है तो उसका तो पूरा आधार ही अप्रमाणिक माना गया है। और कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो वीर गाथा से संबंधी नहीं है जिसमें प्रेम या श्रृंगार की धारणा अधिक दिखाई देती है, जैसे बिसलदेव रासो। अतः शुक्ल जी के द्वारा दिया गया यह जो नाम वीर गाथा काल नाम है यह वर्तमान समय में काफ़ी हद तक अमान्य हो चुका है। निस्संदेह शुक्ल जी ने उस समय की जनता की जो हृदय की जो प्रवृत्तियाँ थी या जो कवि की मनोवृत्तियाँ थी उसको आधार बनाकर इन्होंने उसका नाम वीर गाथा काल नाम दिया था। जो उस संदर्भ में जिसमें शोध ग्रंथ नहीं हुए तात्कालिक समय में और शुक्ल जी के द्वारा जो जिस समय इतिहास लिखा गया उस समय यह नामकरण तर्क संगत कहा जा सकता है, किंतु बाद में जो अनेक शोध हो चुके हैं तो उनका दिया गया नाम बहुत की जो परिधि है वह बहुत संकीर्ण हो जाती है। इसलिए 8वीं शताब्दी ईस्वी से आरंभ होने वाला यह साहित्य है वह पूरी तरीके से छूट भी जाता है और शुक्ल जी ने उसको सांप्रदायिक काव्य कहकर छोड़ दिया, किंतु वास्तव में वह हिंदी साहित्य का एक अनिवार्य अंग है जिसमें हम विशेष रूप से देखें तो अमीर खुसरो, विद्यापति या नरपति नाल आदि कवि माने जा सकते हैं जिनका वीर गाथा से कोई संबंध नहीं रहा है। दूसरी बात यह भी है कि रासो काव्यों को वीर गाथा काव्य शुक्ल जी ने माना जिसका वर्तमान रूप बिल्कुल अप्रमाणिक है। इसलिए
कुछ आलोचकों ने तो उसको सर्वांश में भी परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध की है। अतः जिन रचनाओं की संख्या गिनाकर जिसका आधार बताकर आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था, वह नाम वर्तमान समय में उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। स्वयं शुक्ल जी ने भी इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था और एक जगह पर उन्होंने यह कहा भी है कि जो पहले मैंने संबोधन दिया था उसमें उन्होंने कहा भी है कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। आचार्य शुक्ल स्वयं एक जगह पर इस हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम से पुकारते हुए दिखाई देते हैं और एक जगह पर स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो स्वीकार किया है उसे हम आचार्य शुक्ल के ही शब्दों में कहें तो उसको आप अच्छी तरह ज़्यादा समझ पाएंगे। उनके अनुसार इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें से कुछ तो असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद हिंदी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो असंदिग्ध सामग्री मानी है उसको तो उन्होंने अपभ्रंश के खेमे में डाल दिया, तो उसको हम हिंदी कैसे मान सकते हैं। दूसरा, जिन रचनाओं के फिर आधार पर उन्होंने इसका नाम दिया वे स्वयं इसको संदिग्ध रचनाएं मानते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे स्वयं भी रासो ग्रंथों को संदिग्ध सामग्री मानते थे और इसलिए उनका वीरगाथा काल नाम तर्कसम्मत नहीं कहा जा सकता। आचार्य शुक्ल के पश्चात डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के मत का समर्थन तो किया, किंतु उसके अनुसार उन्होंने ग्रंथ में विषय का वर्णन नहीं किया, अपितु प्रत्येक प्रवृत्ति का आदिकाल से आधुनिक काल तक का विकास ही दिखलाया। स्पष्ट शब्दों में कहें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी के इस प्रारंभिक काल के नामकरण की समस्या से भी बचते ही रहे हैं। इस संबंध में आगे चलकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अपना मत प्रकट किया था वह आज भी बहुत हद तक मान्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के नाम से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए इस काल का नामकरण आदिकाल नाम से पुकारा था। वे धार्मिक रचनाओं को भी साहित्य का अंग मानने में तर्क दिया उन्होंने, और जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक कहकर छोड़ दिया उसको द्विवेदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में घोषित किया। वस्तुतः शुक्ल जी का तर्क को उन्होंने निराधार है, क्योंकि धार्मिक रचनाओं में यदि साहित्य का तत्व नहीं है तो समस्त भक्तिकालीन साहित्य को भी हम हिंदी साहित्य से बाहर करना पड़ेगा। अतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया जो नामकरण है हिंदी साहित्य का आदिकाल, वह वर्तमान समय में काफ़ी हद तक वह नाम मान्य कहा जा सकता है, जिसे सभी इतिहासकारों ने इसे लगभग स्वीकार किया था। इस बीच में हजारी प्रसाद जी के बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसके आदिकाल के नामकरण को संधि काल और चारण काल इन दो खंडों में विभाजित करके इसका नामकरण दिया। प्रथम काल तो भाषा की ओर संकेत जाता है, दूसरा नाम है जो वर्ग का बोध कराता है, और स्पष्ट है कि ये दो नाम मिलकर किसी एक प्रवृत्ति का आधार नहीं बनते। और एक तथ्य यह भी है कि दो नामकरण किसी एक ही काल के कैसे हम स्वीकार करें। अतः नामकरण के संबंध में डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मत को भी हम निराधारी मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश और हिंदी को एक ही भाषा मानते हुए इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत युग किया था। सिद्ध वर्ज यानी सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का प्रतीक है और सामंत हिंदी के वीर रसात्मक साहित्य का सूचक है, किंतु उनके नाम को स्वीकार करने में भी हमें कई आपत्तियां हैं। एक तो अपभ्रंश और हिंदी को एक मानना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। दूसरा, क्योंकि अगर हम आधुनिक भारतीय जो प्रांतीय भाषाएं हैं जैसे गुजराती, बंगला, मराठी, वे भी तो अपभ्रंश से विकसित हुई और इस दृष्टिकोण से तो वे हिंदी की शाखाएं सिद्ध हो जाएगी। अतः हिंदी प्रेमी जनता भले ही स्वीकार कर ले, किंतु प्रांतीय भाषाओं के जो समर्थक हैं वैसे स्वीकार कभी नहीं कर सकते। दूसरा, हिंदी और अपभ्रंश को एक नहीं कहा जा सकता किसी भी दृष्टिकोण से, क्योंकि अपभ्रंश और प्राकृत या पाली को भी हम फिर इस आधार पर तो एक कहें तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता।
इस समस्या पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अपना समाधान प्रस्तुत किया वह ज़्यादा मान्य है। हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि इसका नामकरण आदिकाल क्यों है। आचार्य द्विवेदी के अनुसार वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावपूर्ण परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है और पाठक यदि इस धारणा से सावधान रहें तो यह नाम बुरा नहीं है। स्पष्ट रूप से तो उन्होंने भी इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करवा दिया कि आदिकाल नाम देने से कहीं ऐसा नहीं हो कि श्रोता के चित्त में बहुत पुरानी कोई आदिम परंपरा मनोभाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाए। ऐसा ठीक नहीं है। इस धारणा से हम सजग रहें तो यह नाम बहुत अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि यह एक बहुत लंबी चेतावनी के रूप में जैसे लग रहा है कि हमारे सामने यह वाक्य द्विवेदी जी का गूंजता है, जिससे हम भ्रांति में पड़ने का भी हमें खतरा रहता है वास्तव में। लेकिन यह नाम इतना अधिक प्रचलित हो चुका है कि आदिकाल नाम को लगभग सभी इतिहासकारों ने आज किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लिया है, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की भाव, भाषा, विचारना, शिल्प आदि संबंधित सभी गुत्थियां सुलझ गई हैं और इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। और भाषा के दृष्टिकोण से भी देखें तो हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा जाते हैं और भाव के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोजे जा सकते हैं। और जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है तो उसमें वे सभी रूप पर जो प्रवृत्ति काव्य में प्रयुक्त हुए वे हमें हिंदी के आदि काल के रूप में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक, वीरता की प्रवृत्तियों का विकसित रूप जो प्रवृत्ति साहित्य में है वह उस दृष्टिकोण से देखें तो आदिकाल नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त और एक व्यापक स्वीकार करने योग्य नाम हो चुका है।